दोस्तों नमस्कार। चैनल के इस नई वीडियो में मैं पीसी मिश्रा आप सबों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के पश्चात इस वीडियो में वर्णित विषय आपके लिए बिल्कुल ही सहज एवं सरल हो जाएगा। इसलिए आपसे आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को पूरा देखें। आज का जो हमारा टॉपिक है यह राज्यों का पुनर्गठन। अभी हम लोग कहते हैं ना कि हमारे देश में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 8 संघ शासित प्रदेश हैं। बोलते हैं ना हम लोग। तो ये व्यवस्था क्या आज़ादी के बाद हमें ऐसी व्यवस्था मिली थी कि कुछ और व्यवस्था मिली थी? बिल्कुल हाँ, आज़ादी के पश्चात हाँ हमें जो प्रशासनिक ढांचा मिला था हाँ, ब्रिटिश भारत के रूप में, रियासत देशी रियासतों के रूप में, उन सब रूपों में मिला था। और समय के साथ हम लोगों ने अपने राज्यों का पुनर्गठन किया और वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेशों तक पहुंचे, है ना। तो आज का हमारा विषय वस्तु इन्हीं राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया, वहां से यहां तक हम लोग कैसे आए, हाँ, राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, क्या 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 सब ऐतिहासिक घटनाएं हुई। और शुरुआत में जब पहली बार हमने राज्यों को पुनर्गठित किया था तो ये कहा जाता है कि कुल 14 राज्य बने थे, 14 राज्य थे और 6 संघ शासित प्रदेश थे। और वर्तमान में हमारे पास 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। तो समय के साथ राज्यों के पुनर्गठन में परिवर्तन भी होता गया, राज्यों की संख्या बढ़ती भी गई, लगभग दोगुनी हो गई, है ना। आजादी के बाद जो हमें क्षेत्र मिले थे वो क्षेत्र पहले तो ब्रिटिश भारत जिसको हम लोग कहते हैं, ब्रिटिश भारत मिला था। ब्रिटिश भारत के 9 प्रांत मिले थे। आपका देशी रियासतें मिली थी। लगभग 562 यह हमें मिला था और प्लस कुछ कमिश्नरी क्षेत्र मिले थे। यह हमें प्राप्त हुआ था। आजादी के बाद अंग्रेजों ने जो हमें आजादी दी, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, उसके तहत जो आजादी हमें प्राप्त हुई, भारत ने हमें भारत को स्वतंत्र किया, अलग देश के रूप में पाकिस्तान को भी स्वतंत्र किया और ये जो हमारी देशी रियासतें थी इनको भी स्वतंत्र कर दिया अंग्रेजों ने। भारत अलग स्वतंत्र, पाकिस्तान अलग स्वतंत्र, देशी रियासतें अलग स्वतंत्र। अब उनकी इच्छा पर है, उन देशी रियासतों की इच्छा पर है, भारत में मिले, पाकिस्तान में जाए, स्वतंत्र रहे। इस तरह से हमें आजादी दी गई थी। तो सबसे जो पहला जो चैलेंज भारत सरकार के सामने आया था वो देशी रियासतों की तरफ से आया था। लगभग सभी देशी रियासतों ने भारत में विलय को स्वीकार कर लिया था, लेकिन हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, इन 3 राज्यों ने विलय में आनाकानी की। जूनागढ़ का नवाब कभी कहता था पाकिस्तान में शामिल होंगे, हैदराबाद का नवाब स्वतंत्र रहना चाहता था और जम्मू कश्मीर भी अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता था। चलिए अब थोड़ा सा नक्शे पर देखते हैं। ये रहा हैदराबाद, ये हैदराबाद राज्य था, ये जूनागढ़ राज्य था और ये जम्मू कश्मीर राज्य था। तो आजादी के बाद जो तुरंत जो समस्या उठ खड़ी हुई इन 3 राज्यों को के संदर्भ में खड़ी हुई। भौगोलिक रूप से हैदराबाद
भारत के मध्य में पड़ता था, दक्षिण भारत के मध्य में पड़ता था। एक अलग देश बनेगा तो कैसा लगेगा, जूनागढ़ एक अलग देश बन जाएगा तो कैसा लगेगा। भौगोलिक रूप से जम्मू कश्मीर इस कैटेगरी में नहीं आता था, लेकिन कम से कम हैदराबाद और जूनागढ़ ये दोनों भारतीय भौगोलिक क्षेत्र के बीच में अवस्थित थे, तो उनको देश बनने देना मतलब संभव भी नहीं था और होना भी नहीं चाहिए था। उस समय में हमारे गृह मंत्री हुआ करते थे पटेल, वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। उन्होंने हैदराबाद और जूनागढ़ को मिलाने का प्रयास किया। हैदराबाद के लिए ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया। और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर, जनता का मत क्या है, जनता का मत भारत के पक्ष में था, इसलिए इस आधार पर जूनागढ़ को मिला लिया गया। जूनागढ़ का नवाब भाग गया। जम्मू कश्मीर के स्वतंत्र रहने से आज से जो भौगोलिक समस्या इन दोनों के मामले में थी वो नहीं थी। आज से शुरुआत में जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र देश के रूप में मानचित्र पर आया। लेकिन 1948 में ही कबीलाइयों के भेष में, कबीलाई भेष में आपका कहा जाता है कि पाकिस्तान ने आक्रमण किया जम्मू कश्मीर पर। और तब जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। हाँ, वो दिल्ली आए, सहायता मांगी, तो हमारी सरकारों ने कहा कि आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए, विलय हो जाइए। अभी आप अलग देश है, पाकिस्तान अलग देश है, हम अलग देश है, तो हम कैसे इंटरफियर करें? ये दो देशों का, आपके दो देशों के बीच का मामला है। तो हरि सिंह ने कहा कि नहीं, हम भारत के ही अंग है। तब जाके विलय पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर किया और जम्मू कश्मीर का विलय हो गया भारत में। जम्मू कश्मीर का जब विलय हो गया भारत में, तब जम्मू कश्मीर पर हुए आक्रमण को भारत पर आक्रमण माना गया। और तब 1948 में भारतीय सेना पाकिस्तान से लड़ी, युद्ध हुआ जम्मू कश्मीर को लेकर। आज तक जो कुछ भी युद्ध हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच, जम्मू कश्मीर को ही लेकर हुआ है ना ये। और इस तरह से कहा जाता है कि प्रारंभिक चरण में हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर को मिला लिया गया। ये एक पहली तात्कालिक समस्या थी। अंग्रेजों ने जो भारत में जो व्यवस्था कायम की थी वो अपने हिसाब से कायम की थी। वही ब्रिटिश भारत, देसी रियासत वाली व्यवस्था थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि इन प्रांतों को 4 भागों में बांटा, 4 प्रकारों में बांटा। भाग क एक है ABCD, क ख ग घ। ये भाग क के अंतर्गत वैसे राज्यों को रखा गया जो ब्रिटिश भारत कहलाते थे। और ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आपके 9 प्रांत थे जो भारत को मिले थे। भाग ख के अंतर्गत आपका देशी रियासतों को रखा गया। वैसे देशी रियासतों को रखा गया जहां पर विधानमंडल था। भाग ग के अंतर्गत वैसे देशी रियासतों को रखा गया जिनमें विधानमंडल नहीं था।
और उसी के साथ जो कमिश्नरी प्रांत था ब्रिटिश के अंतर्गत, उसको भी जोड़ दिया गया, इसी गौ से निवर्त है। और घ डी के अंतर्गत आपका कहा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये पहला हमारा एक तरह से कहे तो रीऑर्गेनाइजेशन था, हमने इस तरह से रीऑर्गेनाइज किया। जो प्रांत हमें मिले हुए थे अंग्रेजों से, उनको हमने किया। आजादी के आंदोलन के दौरान भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की एक मांग बनी थी, और उस काल के राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने उन मांगों का समर्थन भी किया था। क्योंकि जन समर्थन प्राप्त करने के लिए उनके उन मांगों का समर्थन किया था कि आजादी मिलने के उपरांत भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। यह मुद्दा सामने आया कि स्टेट को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, तो भाषा के आधार पर किया जाए। तो सबसे पहली कमेटी जो ये निर्णय लेने के लिए थे कि आधार क्या होना चाहिए, पुनर्गठन का आधार क्या होना चाहिए, और उसमें आपका कहा जाता है कि धर समिति, एसके धर समिति का नाम आता है। 1948 में इसका गठन किया गया, धर आयोग का गठन किया गया इनफैक्ट, और इस पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई कि बतलाइए साहब राज्य को कैसे पुनर्गठित करना चाहिए। तो धर समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण को मान्यता नहीं दी, भाषाई आधार पर नहीं, क्योंकि उसके पीछे सिंपल सोच यही थी कि भारत में अगर भाषाओं के आधार पर राज्यों का निर्माण करेंगे तब तो बहुत सारी भाषाएं हैं भारत में, तो बहुत सारे राज्यों का निर्माण हो जाएगा। एक को कहेंगे तो दूसरा भी कहेगा कि हमको भी मतलब है कि, और वही हुआ भी। ये और इसलिए धर समिति ने आपका भाषाई आधार पर नहीं, बल्कि भौगोलिक समीपता के आधार पर, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, इन सब आधारों पर राज्य के पुनर्गठन का सुझाव दिया। इसी वर्ष जून महीने में धर समिति का गठन हुआ था। इसी वर्ष आपका जेबीपी कमेटी, पॉपुलरली जेबीपी कमेटी के नाम से, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल एंड पी फॉर पट्टाभी सीतारामैया। तो नेहरू, पटेल एवं सीतारामैया, इन तीन लोगों के नेतृत्व में एक कमेटी बनी कि भाई राज्यों का पुनर्गठन कैसा होना चाहिए, किन आधारों पर होना चाहिए, क्या भाषाई आधार होना चाहिए। और इस जेबीपी कमेटी ने भी आपका कहा जाता है कि धर आयोग का मांग का समर्थन ही किया कि नहीं, भाषाई आधार पर नहीं, राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होगा। ठीक, प्रॉब्लम वही था कि तब तो बहुत राज्य बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत तरह का भाषा है भारतवर्ष में। हाँ, लेकिन एक बात इस कमेटी ने की कि अगर जन भावना इस मांग को उठाती है, तो फिर उसको भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थान देना चाहिए। इस दोनों कमेटी की रिपोर्ट के बाद आंध्र प्रदेश में विशेषकर भाषा के आधार पर राज्य गठन करने की मांग तेज हो गई। आंध्र प्रदेश के लोगों ने कहा कि हम तेलुगु बोलने वाले लोगों को तमिल बोलने वाले लोगों से अलग किया जाए,
मतलब मद्रास राज्य से हमें अलग किया जाए और तेलुगु भाषा भाषियों के लिए एक अलग राज्य का निर्माण आंध्र प्रदेश के नाम से किया जाए, ये बात। और इस मांग को लेकर पोट्टलू, श्री रामालू नाम के एक आंध्र प्रदेश के नेता ने आमरण अनशन किया। भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण के लिए ये 56 दिन तक इन्होंने अनशन किया और फिर इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने आमरण अनशन किया था और 56 दिन के बाद जब इसकी मृत्यु हुई तो आंध्र प्रदेश में मानो आग लग गया और अंत में सरकार को झुकना पड़ा इस आंध्र प्रदेश की जनता की जनभावना के आगे। और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हो गया। आंध्र प्रदेश का निर्माण हो गया। स्पष्ट कर लें हम लोग, भाषा के आधार पर तेलुगु भाषी क्षेत्र को तमिल भाषी क्षेत्र से अलग कर दिया गया। नाइनटीन 1953 में आया आपका कहा जाता है कि फजल अली आयोग। और इस फजल अली आयोग में तीन सदस्य थे, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और एक तीसरा व्यक्ति थे, इसका नाम अभी ध्यान में नहीं आ रहा, खैर छोड़ो। तो ये फजल अली एक्ट था 1953 में, इसको स्थापित किया गया। और उसने पूरे देश के लिए राज्यों का पुनर्गठन के मुद्दे को सुलझाते हुए 14 राज्य एवं 6 संघ शासित प्रदेशों में बांटा। वो जो पुराना हम लोगों ने पढ़ा था एबीसीडी की व्यवस्था, वो एबीसीडी की व्यवस्था समाप्त कर दी गई और उसकी जगह पर ये 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया पूरे भारत के। और इसी फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में भारतीय पुनर्गठन अधिनियम संविधान के 7वां संशोधन से उन्नीस से ही हमें फ्रांस से मिला। क्या क्या मिला? कारिकल, माहे, चंद्रनगर इत्यादि क्षेत्र मिला और इन सब को लेकर हमने गठित कर दिया पौंडीचेरी। ये 1961 में हमें गोवा मिला। 1961 में हमें गोवा मिला ऑपरेशन विजय के तहत। सैनिकों ने ऑपरेशन विजय किया था और गोवा को प्राप्त किया था। और गोवा को पहले संघ शासित प्रदेश, फिर बाद में राज्य का स्टेटस दे दिया गया। जब भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ तो आगे यह मांग रुकी नहीं। और दूसरा आपका कहा जाता है कि बंबई प्रांत में आंदोलन चला। बंबई प्रांत में
गुजरातियों ने कहा कि हमें मराठियों से अलग कर दीजिए, गुजरातियों को, और इसको महागुजरात आंदोलन, महागुजरात आंदोलन, महागुजरात आंदोलन के नाम से जाना गया। और अंत में सरकार ने यहां भी कॉम्प्रोमाइज किया और 1960 में बंबई प्रांत से अलग होकर गुजरात राज्य बना। तो ठीक आंध्र प्रदेश की ही तरह गुजरात में वही आंदोलन चला और सबको लगता था कि आंदोलन करने से भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण होता है, और गुजरात आपका अलग राज्य बना भाषा के आधार पर, और इसको 15वां राज्य कहते हैं, हम लोग 15वां राज्य कहते हैं, 15वां राज्य कहते हैं। उन्नीस सौ 63 में नागालैंड को अलग किया गया असम से। 1966 में पंजाब के लोगों ने, पंजाब में जो हिंदी भाषी लोग थे, उन लोगों ने कहा कि हमें पंजाबी भाषा बोलने वाले लोगों से अलग कीजिए, और तब हिंदी भाषी राज्य के रूप में हरियाणा, हिंदी भाषी राज्य के रूप में हरियाणा का निर्माण हुआ 1966 में। उन्नीस सौ 71 में हिमाचल प्रदेश को राज्य बना दिया। उन्नीस सौ 87 में गोवा को राज्य का दर्जा दे दिया गया। बहत्तर 73 में दक्षिण पूर्वी बहुत सारे राज्यों को, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, सबको अलग अलग राज्य का निर्माण कर दिया गया। सन 2000 में एक साथ 3 राज्यों का गठन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में सबसे पहले छत्तीसगढ़ निकला 1 नवंबर को। यह निकला आपका मध्य प्रदेश से। उत्तराखंड निकला उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर को। और झारखंड निकला बिहार से 15 नवंबर को। यह उस क्रम में अपना भारत के 26वें राज्य थे, यह 27वां राज्य था और यह 28वां राज्य था। जून 2014 में तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ 29वें राज्य के रूप में। तो कुल राज्यों की संख्या 2014 में तेलंगाना के बनने के बाद 29 हो गई थी, लेकिन फिर 2019 में जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट के दोनों को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। तो राज्यों की संख्या वहां से एक घटी
और घटकर फिर 29वां ने हम लोग कुल मिलाकर अभी वर्तमान में 28 राज्य हो गए, 28 राज्य हो गए, 28 राज्य। संघ शासित प्रदेशों, दिल्ली, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 संघ शासित राज्य बनने की वजह से कुल संघ शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई थी एक समय में। लेकिन फिर हाल ही में आपका दादर है नागर हवेली और दमन एंड दीव सबको मिलाकर एक बना दिया गया, एक संघ शासित राज्य बना दिया गया। तो वहां संघ शासित प्रदेशों की संख्या भी 9 से घटकर 8 आ गई और राज्यों की संख्या 29 से घटकर 28 हो गई। और वर्तमान में हमारे पास 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश है, 8 संघ शासित प्रदेश। तो आजादी के बाद राज्य के पुनर्गठन का जो हमारा मसला रहा वो धीरे 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 आपका यहां तक आया। एक चीज ध्यान देने की बात है कि शुरुआती दौर में जो नए राज्यों की गठन की जो मांग हो रही थी वो भाषा के आधार पर हो रही थी। लेकिन 80s के बाद जो राज्यों, नए राज्यों के निर्माण की जो मांग हो रही थी उसका आधार आर्थिक पिछड़ापन था। झारखंड वालों ने कहा कि बिहार का अधीन हमारा विकास नहीं हो रहा है, बिहार हमें एक उपनिवेश की तरह ले रहा है। यही बात छत्तीसगढ़ वालों ने कही, यही बात उत्तराखंड वालों ने ही कही। और इस आधार पर आपका हमारी संस्कृति भी अलग है और इस आधार पर आपका कहा जाता है कि एक नए राज्यों के निर्माण का, और ये जो आपका छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये इसी तरह की मांग थी। इन लोग की मांग भाषाई मांग नहीं थी, इनके मांगों का आधार था आर्थिक पिछड़ापन। ये अभी भी बहुत सारी मांग चल रही है। महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र में अलग राज्य गठन करने की मांग चल रही है, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में भी अलग राज्य के गठन करने की मांग चल रही है। हो सकता है आने वाले समय में उन मांगों को मान लिया जाए और फिर कुछ राज्यों की संख्या बढ़ जाए, घट जाए। हाँ, राज्यों का पुनर्गठन समय समय पर होता रहा है और आजादी के समय में जो हमें व्यवस्था अंग्रेजों ने दी थी उनसे बिल्कुल अलग हटकर एक नई व्यवस्था हम लोगों ने अब तक कायम करके रखी है। और आने वाले समय में और भी नए राज्यों का जो निर्माण का जो मसला होगा वो जैसा भी रहेगा, संख्या बढ़ेगी, संख्या घटेगी राज्यों की, तो ये संख्या फाइनल नहीं है, ये संख्या बढ़ सकती है, घट सकती है। बस राज्य के पुनर्गठन से संबंधित इतनी ही बातें काफी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, उपयोगी लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमारे बीच एक आपसी संवाद कायम हो सके।